नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 में जो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से, तो उसी में पद्म विभूषण मिला था पद्मा आत्रे जी को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनको ही अभी हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है, उन्होंने दिया है इनको ये मुंबई में। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये शास्त्रीय संगीत जो है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उसकी जो है एक गायिका है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प ए। जनवरी 2023 में एक पारंपरिक ममानी महोत्सव, ठीक है, ये मनाया गया किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये मनाया गया है इधर लद्दाख में, जो कारगिल का एरिया है ना, उसके रेफरेंस में एक प्रकार का लोकल लेवल पे फेस्टिवल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए नाम इसका ममानी फेस्टिवल। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि किसी भी चीज़ की जो थीम होती है किसी डे की, स्पेशली आप उसको इंग्लिश में जो लिखा होता है उसकी वर्डिंग्स को प्रेफर किया करिए, क्योंकि हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन सही नहीं होता है और कन्फ्यूज़न हो जाती है ऑप्शंस में और गलत हो जाता है आपका आंसर। ठीक, तो उसी क्रम में देखें, अभी हाल ही में नेशनल वोटर्स डे जो है 2023 का ऑब्जर्व किया गया है। तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक, तो यहाँ पे थीम को ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक, तो 25 जनवरी को ही मतलब इसके फाउंडेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए भारतीय जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इसको मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। ठीक, डी ऑप्शन को चुनेंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, 2023 में हमने 13th एडिशन ऑफ ये नेशनल वोटर्स डे मनाया है। क्यों? क्योंकि 2011 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके पहले नहीं मनाया जाता था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और थीम जो है 2023 की नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। रिपब्लिक डे 2023 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, कैलेंट्री, मेडल्स और तमाम तरह के जो पुलिस अवार्ड की कैटेगरीज हैं, इसको मिलाकर के 2023 में कुल 901 पुलिस जो कर्मी हैं इनको सम्मानित किया गया है। इसको एक बार डिटेल में चाहे तो कैटेगराइजेशन जो है वो देख लीजिएगा। अभी देखिए रिसेंटली चंडीगढ़ का जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया रीजन में देखेंगे तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो चंडीगढ़ का सेक्टर 39 जो है यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित, है ना, इन्होंने किया था। अब देखें कोविन के बाद एक जो कोविड-19 पैंडेमिक आया उसके बाद आपने वैक्सीन वगैरह लगवाई होगी, तो एक गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया था कोविन, है ना, ऑनलाइन माध्यम से। तो उसी के बाद भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण यानी कि जो गवर्नमेंट का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है उसको डिजिटल करने के उद्देश्य से कौन सा एक पोर्टल कह लीजिए लॉन्च किया है? तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिनों में। इसको नाम दिया गया है यूविन। ठीक, तो जो और भी बच्चों के या प्रेग्नेंट वुमेन्स के, है ना, जो वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं उसके संबंध में ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में 3रा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो 24 और 25 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है ऑरेंज फेस्टिवल, जो संतरा होता है। तो नागालैंड के कोहिमा में एक विलेज है रुसोमा, ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक जो है ऑरेंज जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसी के हार्वेस्ट के रेफरेंस में ये फेस्टिवल मनाया गया। तो 2023 में जो है हमने 3rd एडिशन मनाया है, इसको ध्यान रखेंगे, विकल्प ए। 23 और 24 जनवरी 2023 को जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने किस शहर में
प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव की निष्पक्षता, है ना, ये थीम है। इस थीम के साथ एक सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। इसमें थीम ध्यान रखिएगा, इलेक्शंस के संबंध में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो अभी रिसेंटली इसको जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने मतलब इनॉग्रेट किया। और इसके राइटर हैं ये अश्विन फर्नांडीज। इसमें देखें फ्यूज तार जो है किससे बना होता है। तो हालांकि अब तो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई घरों में की जाती है वायरिंग, तो उसमें फ्यूज की जगह पे जैसे अब ये और तरीके के एमसीबी वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले जैसे फ्यूज को यूज़ करते थे। इसका काम ये होता था कि जैसे कभी फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ होती थी सप्लाई में, है ना, तो ये फ्यूज वायर जो है जल जाता था, तो सप्लाई ब्रेक होती थी, तो आपके और जो अप्लाइंसेज हैं उसमें कह लीजिए खराबी आने से बचाता था उसे। तो फ्यूज़ वायर होता क्या था कि जैसे एक ऐसे फ्यूज़ होता था, उसके बीच में एक वायर को लगाया जाता था, ठीक है। तो इसमें जो मिक्सचर होता था इस वायर को बनाने में टिन और लेड का, है ना, सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। रीज़न ये होता था कि इन दोनों का जो है रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता था और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता था, ठीक है। लगभग 183 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो है एक मेल्टिंग पॉइंट होता था इसका। तो फिलहाल अब पुरानी चीज़ें हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान देना ज़रूरी है। सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें है सुत्त पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के अवसर पर हुआ था। तो त्रिपिटक का आप जो बुद्धिज्म में पढ़ते हैं, सुत्त पिटक, है ना, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, है ना, राजगृह में, इसमें इसकी रचना हुई। ए को चुनेंगे। और जो अभिधम्म पिटक है वो थर्ड काउंसिल में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र वाले में। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इन तीनों की जो रचना करने की भाषा है वो पूछा जाता है कई बार, पाली है वो, ठीक है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो देखेंगे जो मैक्सिमम एरिया है इसका तुर्कमेनिस्तान में है ना। ए को चुनेंगे। और इसको कई बार इंग्लिश में ब्लैक सैंड जो है डेजर्ट के नाम से भी कई बार मिलेगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, ये पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये प्रीत मोहन सिंह मलिक, है ना। थोड़ा चाहे तो इसके बारे में सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में कौन सा नहीं है, तो मुकुर्थी जो है वो तमिलनाडु में है, डी ऑप्शन। इसमें है मलाना घाटी किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं ना, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहां स्थित है ये। अब इसमें है कि कौन सी बीमारी जीवाणु जनित यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा कोई बात नहीं, तो जीवाणु जनित नहीं है। तो देखिए पीलिया जो होता है बेसिकली बॉडी में, वो आपके ब्लड में जो ये बिलरुबिन होता है उसकी एक्सेस होने के कारण होता है, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा। बाकी के 3 बैक्टीरियल डिजीज हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी। तो जो जनरल असेंबली होती है उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, 1953 में। तो ये ध्यान रखिएगा। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जो गेम्स होते हैं इंडिया में, उनके जो कोचेस होते हैं ना, उनको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और स्थापित किया गया था इसको 1985 में। सल्तनत काल में दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था। तो ये था जो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो जनरल था मलिक कफूर। इसकी जो कह लीजिए लीडरशिप में इन्होंने जो देवगिरी, वारंगल, ये सब जो एरिया है यहाँ तक में पे जीत हासिल की थी। मुगल काल में सरकार या जिले का, है ना, जो जिला लेवल था उसको सरकार यहाँ पे कहा जाता था। तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी इसका जो है वो कौन होता था। तो इस पोस्ट पे जो था उसका नाम था फौजदार। भारत में वित्त आयोग यानी कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 280 पढ़ेंगे आप, वहाँ पे फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है रिकमेंडेशन देने के लिए, जो फाइनेंस और टैक्सेस का शेयर होता है उन सब के रेफरेंस में। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो 71 का जो इलेक्शन कैंपेन था इंदिरा गांधी जी का, उसमें मेन रूप से ये स्लोगन था। आगे चल करके जो 5th 5 ईयर प्लान आया उसमें भी गरीबी हटाओ और ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव थे 5th 5 ईयर प्लान के वो भी थे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वह स्थान जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें देखिए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट को जो है कब जारी किया गया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आप देखते हैं सबसे पहली बार विश्व स्तर पे आई थी 1990 में। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, है ना, इन्होंने इसको डिवाइस किया था। उसके बाद उसी तर्ज पे भारत में जो है उस समय प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करता था। तो प्लानिंग कमीशन ने पहली बार जो है वर्ष 2002 में जो है इस तरह की रिपोर्ट इंडिया के लिए एक लाई थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए करेक्ट है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें से ये बताना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये पीसी महालनोबिस जो थे इनकी अध्यक्षता में एक नेशनल इनकम कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें 2 मेंबर और थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके नाम, DR गाडगिल और ये VK राव। तो इन्होंने जो है मतलब इन तीनों की जो कह लीजिए संयुक्त रूप से एक कमेटी गठित की गई। तो उस समय की जो कह लीजिए नेशनल इनकम थी उसके रेफरेंस में इनको कंपाइलेशन करनी थी और उस संबंध में इन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की या प्रिपेयर की कह लीजिए फाइनली 1951 में, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस, DR गाडगिल और VK राव ये 3 लोग शामिल थे। डी विकल्प जो था इसमें करेक्ट था। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, है ना, इस नाम के एक संस्मरण पुस्तक जो है उसको किसने लिखा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व में चीफ थे रजनीश कुमार, है ना, इन्होंने लिखा था इसको। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये RJ मुमालिक। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? तो ये पहले भी बताया गया है आपको। इसमें कुल 8 जो है हमारे मिशंस थे। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर प्रणाली को सुधारने के लिए किस डिपार्टमेंट की कह लीजिए स्थापना की थी? तो इस पर्पस के लिए ये दीवान मुस्तखराज जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। उस काल्पनिक रेखा का चयन करना है जो समान स्तर की वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम में एक मैप के अंदर मान लीजिए 10 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, ठीक है। तो उनको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में जब स्टडीज़ वगैरह के लिए, है ना, ऐसे मैप बनाया जाता है तो उसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे समान स्तर की वर्षा हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का कौन सा त्योहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है? तो एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मोपिन। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा अपर हाउस होता है, इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाता है? तो कुल संख्या है 245, जिसमें से 233 चुने जाते हैं इलेक्शन के माध्यम से और 12 को आर्ट, साइंस और ये सोशल सर्विस और लिटरेचर, है ना, ये 4 कैटेगरी में जो विशेष योग्यता रखते हैं उनमें से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है इसमें से? तो ये इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। स्वदेशी आंदोलन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद चालू हुआ तो उससे प्रेरित होकर के इसमें से किसने भारत माता की एक पेंटिंग को जो बनाया, ठीक है, जिसमें आपने अगर ये फोटो देखी हो तो उसमें भारत माता को इंडिया के मैप के ऊपर एक तपस्विनी की आकृति के रूप में बनाया गया है। तो इसके रचना मतलब ये पेंटर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इसमें देखिए हाफिज
जिनको हाफिज भी कहा जाता था, कौन सी सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का जो आप देखते हैं टाइम पीरियड 14th सेंचुरी का, इधर तुगलक वाला डायनेस्टी का टाइम पीरियड देख लीजिए, तो पर्शियन जो कवि थे है ना हाफिज, ये काफ़ी पॉपुलर थे। तो इनकी संग्रह जो कविताओं का था दीवान नाम से जाना जाता था, इसको भी ध्यान रखें। अब इसमें देखें कि जो बीमारियां यहाँ पे दी हुई हैं, तो पोल्यूटेड वाटर का अगर आपको इनटेक करते हैं है ना, तो उससे कौन सी होती है? तो टाइफॉइड, कॉलरा और मेनिंजाइटिस, ये तीन हो सकती हैं। रेबीज, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बाइट ऑफ एनिमल्स होते हैं स्पेशली जैसे डॉग वगैरह, इनकी वजह से होता है, वायरल ट्रांसमिशन होता है ना। तो 3 जो है वो ऑड हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। पोल्यूटेड वाटर के इनटेक करने से ये बीमारियां होती हैं। इसमें देखिए प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतकों के युग्म का चयन करें। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में जो सबसे पॉपुलर है लिटमस पेपर है ना, जिसमें किसी सॉल्यूशन में मान लीजिए एसिड या बेस प्रेजेंट है या नहीं, उसकी कह लीजिए टेस्ट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज और देखें तो लिटमस पेपर तो होता ही है, ये लाल गोभी के पत्ते है ना, रेड कैबेज, टर्मरिक यानी कि हल्दी, पेटूनिया के फूल, इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ये भी होता है, चाइना रोज होता है, ठीक है। ये सब नेचुरल हमारे इंडिकेटर्स हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, यानी कि यूनिटरी फीचर है, ठीक है। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे ना यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर। तो यूनिटरी में आता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं केंद्र सरकार के जो अंतर्गत आते हैं, हालांकि उनकी पोस्टिंग राज्यों में की जाती है बट वो अधीन होते हैं किसके, केंद्र सरकार के। तो ये भी होता है। लिखित संविधान जो है वो हमारा फेडरल फीचर को दर्शाता है, क्योंकि उसमें स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो 2 और 3 को चुनेंगे सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, उसके बारे में सही कथन को देखना है। तो इसे संविधान की कुंजी माना जाता है, यानी की टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को समझने के लिए अगर आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो जो उसका सार है वो उससे आपको समझ में आ जाता है, और उसी को इंटरप्रिटेशन भी करते हैं आगे, ठीक है, कोर्ट वगैरह में। तो जहाँ से माना जाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक की है, ठीक है। और केशवानंद भारती मामला जो हुआ था 1973 का, उसमें फैसले के बाद यह स्वीकार किया कि यह प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक हिस्सा है, यानी कि पार्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कोई पूछे कि जो है संविधान का पार्ट है या नहीं प्रियम्बल, तो पार्ट है। किस इसमें फैसले में माना गया है, तो केशवानंद भारती मामला 73 वाले में। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अब आर्टिकल 19 आप जो पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में, उसके अनुसार हमको सही कथन को चुनना है। तो देखिए उसी में राइट टू जो है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे 19 पार्ट को, तो उसी में एक जो है मूव, राइट टू मूव है ना, इसका अधिकार भी हमें थ्रू आउट द कंट्री। तो ये है कि कहा जा रहा है कि यह केवल देश के अंदर ही है ना, आपको कहीं भी आने जाने या विचरण करने के अधिकार की रक्षा करता है, देश के बाहर की नहीं, अनुच्छेद 19 के अनुसार, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है राज्य यानी कि जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए आवाजाही पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं मोस्टली जंगल वगैरह में जैसे जो रहते हैं, तो अब उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई उनका साथ कुछ गलत ना हो, तो आपको उस एरिया में जाने से रोका जा सकता है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन हो रहा है, बट कि परंतु जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जा सकता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो यहाँ पे भी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो 1878 में आप जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जो आपका ये था ना, जो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे जो प्रेस वगैरह, तो उनकी फ्रीडम को एक तरीके से कर्टेल करने के लिए इन्होंने जो है ये अधिनियम बनाया था। इसमें देखें अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो एनेक्सेशन जब चल रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, है ना, तो 1857 के जो रिवोल्ट के पहले आप देखेंगे वाजिद अली शाह जो थे, है ना, यहाँ के अवध के नवाब, ठीक है, तो इनके मिस गवर्नेंस के बहाने इसको एनेक्स किया गया था। बी को चुनेंगे। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है कहाँ पे लगाई गई थी? तो ये भी शायद पहले बताया गया है कि हुगली रिवर के जो बैंक्स पे ये लगी थी ना फैक्ट्री, रिसड़ा में।
इसमें देखिए कौन सी नदी जो है बर्फ पोषित यानी कि स्नो फेड है। तो स्नो फेड यानी कि ग्लेशियर से ओरिजिन किस नदी का है? यमुना का है, यमुनोत्री ग्लेशियर में। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमको गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1931 में ब्रिटिश जब थे तो भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति एक बनी थी, उसने आरबीआई को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने के मुद्दे को पुनर्जीवित किया, क्योंकि उसी समय देखेंगे एक हिल्टन यंग कमीशन था, उनकी भी रिकमेंडेशन थी और उसी के द्वारा आगे चल करके आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कोलकाता में, ठीक है। और आरबीआई ने 1935 में अपना जो ऑपरेशन था परिचालन इसको शुरू किया, कोलकाता में था, और 1937 में शिफ्ट होकर के मुंबई इसका हेडक्वार्टर आ गया। तो दोनों कथन हमारे ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। तो मेटल्स के संबंध में और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कंडक्टेंस के बारे में स्टेटमेंट है, पहला ही गलत है। सीसा और पारा, लेड और मरकरी लिखा है ऊष्मा के सुचालक हैं, तो ये गलत है, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनकी जो वो होती है ना मेटालिक कैरेक्टर कह लीजिए वो मतलब ज़्यादा नहीं कम होती है, तो इस वजह से जो बेस्ट कंडक्टर नहीं बल्कि पुअर कंडक्टर होते हैं। बाकी के 3 विकल्प ठीक हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।